नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 29 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 29 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। रिवीजन कर ले तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और देखिए 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, ये 6 हो गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से? पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकटरमन जी की जयंती मनाई जाती है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और रेलमैन APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर हम अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और विश्व मत्स्य दिवस और 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत का संविधान दिवस। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं। 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट दिस क्विज दिया है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद क्विज स्टार्ट होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों अभी तक आपने अगर एक भी क्विज अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप जितने भी अभी तक हुए हैं 102 क्विज हो चुके हैं। ठीक है, तो सारे 102 क्विज अटैम्प्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, श्री दयाराम मंडल के द्वारा लिखित भारत के डाक टिकटों में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? तो ये किया है श्री प्रेम सिंह पटेल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और प्रेम सिंह पटेल जी कौन है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री है। ठीक है, देखिए जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग है उसका पहले नाम क्या था? पशुपालन विभाग था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक है, और इनके पास सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भी है। किसके पास? प्रेम सिंह पटेल जी के पास। ओम प्रकाश अकलेचा हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है और इनके पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी है। उषा ठाकुर जी हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये इंदर सिंह परमार है। तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये यशोधरा राजे सिंधिया है। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? विश्वास सारंग जी है। देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू का नाम अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी SDG, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? SDG की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में भोपाल कौन से स्थान पर है? तो भोपाल है 15वें स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15वें स्थान पर। और इंदौर 26वें स्थान पर है दोस्तों। और जो ग्वालियर है वो 34वें स्थान पर है और जबलपुर 40वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में 15वें स्थान पर भोपाल है, 26वें स्थान पर इंदौर है, 34वें स्थान पर ग्वालियर है और 40वें स्थान पर कौन सा? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और ये जितने भी गोल हैं इनको 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर आता है नो पुअर्टी, दूसरे नंबर पर आता है नो हंगर,
तीसरे नंबर पर आता है गुड हेल्थ, चौथे नंबर पर आता है क्वालिटी एजुकेशन। इस टाइप से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इनको 2030 तक अचीव करना है। पहले नंबर पर कौन सी सिटी है, तो ये शिमला सिटी है। दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर है, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है, और चौथे नंबर पर तिरुवनंतपुरम है, और पांचवें नंबर पर कोची है। ठीक है, तो ये 5 सिटीज हो गई है। और दोस्तों इसमें देश के ऐसे 56 शहरों का मूल्यांकन किया गया है जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, या ये किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इस क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश मंडप को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, बिहार को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और रजत पदक झारखंड को प्राप्त हुआ है, और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मामले के केंद्रीय मंत्री है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, तो इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को पदक प्रदान किया है। और प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के जो उप मुख्य महाप्रबंधक है श्री BN तिवारी, और इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के प्रभारी अजय मलिक ने पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के निष्कर्ष 24 नवंबर 2021 को जारी किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश प्रजनन दर कितने प्रतिशत का पता चला है दोस्तों, तो यानी फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2.0। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट किसका है, तो ये बिहार का है। और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का 2.4 है, बिहार का 3 है, और झारखंड का कितना है, 2.3 है, और मध्य प्रदेश का कितना है दोस्तों, 2 है, और राजस्थान का 2 है। तो ये 2 राज्यों का याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल कब होती है, जब उसका फर्टिलिटी रेट कितना होता है, 2.1 होता है। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2 है। यानी यहाँ पर जो एक कपल है उनके कितने बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, और फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है यानी एक परिवार में 2.1 बच्चे, अब 2.1 तो हो नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि 10 परिवार में 10 कपल के 21 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका 2.1 फर्टिलिटी रेट किसका, ये 10 परिवारों का। और दोस्तों पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1992-93 में। और सर्वाधिक प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। और ग्रामीण भारत में प्रजनन दर कितनी है, यानी गांव में फर्टिलिटी रेट कितना है दोस्तों, 2.1 है ना। और जो शहर है वहां का फर्टिलिटी रेट कितना है, 1.6 है। तो दोनों याद रखिएगा, सिटीज का जो फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, 1.6 है, और जो गांव है वहां का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.1 है। और दोस्तों इस सर्वेक्षण में भारत का लिंगानुपात कितना है, 1020 है, यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना हो गया दोस्तों, 970 हो गया है। ठीक है, जिसमें इंदौर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 987 है, और भोपाल का लिंगानुपात कितना है, 927 है। सबसे लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट किसका है, सिक्किम का है, 1.1 है। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो जम्मू कश्मीर का है, 1.4 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर हम हमारे आसपास की कंट्री जैसे बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2 है। श्रीलंका का 2.2 है, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट है 3.6। ऑल ओवर इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है, 2.0 है। ठीक है, इस क्वेश्चन है हमारा, गोवा में आयोजित 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित किस फिल्म का चयन किया गया है दोस्तों, तो ये हम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग, दोस्तों नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट जारी की है अभी। तो इसमें हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश है 4थे स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 4थे स्थान पर। और बिहार पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर झारखंड है, और तीसरे स्थान पर है कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश। और हमारा मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर है। और देखिए नीति आयोग के बारे में बात करें हम, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, राजीव कुमार है। और अभी नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये अमिताभ कांत है। ठीक है, अब बात करें नीति आयोग में प्रथम की, तो
तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सुंदरसी खुल्लर थे। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 7 वर्ष का होता है। ये हाल ही में नीति आयोग ने ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल यानी OPHI तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट जारी की है। और भारत के प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मापक की यह आधारभूत रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी NFHS 2015-16 पर आधारित है। और दोस्तों अभी हाल ही में NFHS ने अपनी कौन सी रिपोर्ट जारी की है? 5वीं रिपोर्ट जारी की है 2020-21 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मापक का निर्माण 12 प्रमुख घटकों का उपयोग करके किया गया है, जो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा जीवन यापन के स्तर जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करता है। और रिपोर्ट में पाया गया है कि बिहार में बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों का अनुपात सर्वाधिक है। बिहार में आधे से अधिक व्यक्तियों यानी 52% को बहुआयामी निर्धन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और बिहार के बाद झारखंड एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। देखिए, इस रिपोर्ट में कुपोषित व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बिहार में है, और इसके बाद झारखंड में है, फिर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आते हैं। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कुपोषण की, तो देखिए दोस्तों, पोषण नीति 2020 में हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कुपोषण दूर करने की जो जिम्मेदारी है वो ग्राम स्तर पर गठित होने वाली पोषण सरकार को दी गई है, जैसे सरपंच हो गया, पंच हो गया, सचिव हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश जनता की भागीदारी एवं लक्ष्य आधारित पोषण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य भी है। तो याद रखिएगा, हमारा जो मध्य प्रदेश है जनता की भागीदारी एवं लक्ष्य आधारित पोषण नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, तो इन्होंने नीति में वर्ष 2030 तक हमारे मध्य प्रदेश से कुपोषण समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक? 2030 तक। किस विभाग ने? महिला एवं बाल विकास विभाग ने। और देखिए दोस्तों, केरल, गोवा एवं सिक्किम में बहुआयामी निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है। ठीक है, और सर्वाधिक निर्धन केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। देखिए दोस्तों, अभी दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और इनको मर्ज कब किया गया था? 15 जनवरी 2020 को किया गया था। देखिए, इनमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। वो कैसे? देखिए, अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 तक हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 29 राज्य थे। बाद 5 अगस्त 2019 को एक राज्य कम हो गया। कौन सा? जम्मू कश्मीर, और उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गई और एक राज्य कम हो गया। तो अब हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो गए। ठीक है, उसके बाद 15 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया, तो 2 की 1 हो जाएगी। तो अब 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 राज्य है। दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़, तो ये सर्वाधिक निर्धन केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी में निर्धनों का जो अनुपात है वो 70% है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। उसने हमारा हाल ही में इंदौर के डॉक्टर विवेक गावड़े को उनकी पुस्तक संगीत और स्वास्थ्य के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। और देखिए दोस्तों, तेलंगाना जो है 29वां राज्य था। ठीक है, झारखंड 28वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां राज्य था, और जो छत्तीसगढ़ है 26वां राज्य था। और छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश से अलग होकर कब बना था दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को बना था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य 2000 में बने थे। ठीक है, नवंबर 2000 में बने थे तीनों राज्य। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ जो है वो 1 नवंबर 2000 को बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर कब बना था दोस्तों? तो ये 15 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, तेलंगाना कब बना था? तो ये 2 जून 2014 को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो छत्तीसगढ़ हमारे देश का 26वां राज्य है और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड हमारे देश का 27वां राज्य है, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। झारखंड हमारे देश का 28वां राज्य है, ये बिहार से अलग होकर बना था।
और तेलंगाना हमारे देश का 29वां राज्य था, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। और अभी हाल ही में इंदौर के जो डॉक्टर विवेक गावड़े हैं, उनकी पुस्तक संगीत और स्वास्थ्य के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और इसका हाईकोर्ट कहाँ पर है? वो भी हैदराबाद में है। और इसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी सतीश चंद्र शर्मा है, ठीक है। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। और यहाँ का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये हिरन है। राजकीय पक्षी कौन सा है? इंडियन रोलर है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? जम्मी चैट है। 4 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 17 है। और हमारे मध्य प्रदेश में 29 है। राज्यसभा सीट की संख्या 7 है और हमारे मध्य प्रदेश में 11 है। और यहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 119 है। और हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है विधानसभा सीटों की संख्या? 230 है। और तेलंगाना की प्रमुख झील कौन कौन सी है? एक तो हुसैन सागर है और नागार्जुन सागर है। तो देखिए, डॉक्टर विवेक गावड़े को उनकी पुस्तक संगीत और स्वास्थ्य के लिए हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के खेल मंत्री वी श्रीनिवास गौड़, तेलंगाना असेंबली के जो स्पीकर है मधुसूदन चेरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस वेणुगोपाल चेरी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर गावड़े ने उनकी पुस्तक में संगीत के रंगों द्वारा राशियों से संबंधित रोगों के उपचार की बातें कही है। और संगीत द्वारा रोगों के उपचार के लिए डॉक्टर गावड़े ने 15 वर्षों तक गहन अध्ययन कर पुस्तक को लिखा है। देखिएगा दोस्तों, पुस्तक संगीत और स्वास्थ्य के लेखक कौन है? डॉक्टर विवेक गावड़े। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सांची में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक तो भीमबेटका है, सांची है, खजुराहो है, ठीक है। कौन कौन से 3 स्थान है? भीमबेटका, सांची, खजुराहो। खजुराहो है, ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1990 में यानी 1989 में सांची को शामिल किया गया था। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। और भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो याद रखिएगा, भीमबेटका और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो बेड़ाघाट का लंबेटा घाट है, तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में 2 प्लेस को यूनेस्को द्वारा अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से? एक तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और एक बेड़ाघाट। दोस्तों, जो महाबोधि महोत्सव है वो सांची में आयोजित किया जा रहा है। तो सांची से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सांची का प्राचीन कालीन नाम क्या था दोस्तों? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था, ठीक है। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाय या बौद्ध श्री पर्वत था। बौद्ध धर्म का केंद्र है। यहाँ एक विशाल स्तूप है और समीप ही एकाश्म स्तंभ भी है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी रानी, जो कि विदिशा की थी, महादेवी, इनके कहने पर करवाया था। सांची में 2 छोटे स्तूप भी हैं। स्तूपों के तोरण द्वार पर जातक कथाएं अंकित है, ठीक है। जो स्तूप है इनके तोरण द्वार पर जातक कथाएं अंकित है। दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो सेनापति थे आम्रकादेव, तो इनका एक अभिलेख भी मिलता है। याद रखिएगा, जो आम्रकामदेव है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति थे, तो इनका एक अभिलेख भी मिलता है। इन जिले में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हो चुका है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा किया गया था। तो कल का हमारा क्वेश्चन था, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा राज्य करता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो मध्य प्रदेश है ये 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया और एक गुजरात हो गया, ठीक है। इसमें जो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। दूसरी सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ। सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो गुजरात के साथ करता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से स्पर्श करती है? 14 जिलों से। इसके बाद राजस्थान राज्य से हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? तो ये 10 जिलों की। और महाराष्ट्र के साथ 9 जिलों की, गुजरात के साथ 2 जिलों की और छत्तीसगढ़ के साथ जो है 7 जिलों की, ठीक है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ 14 जिलों की,
राजस्थान के साथ 10 जिलों की। अगर हम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा कौन सा जिला स्पर्श करता है, तो एक सीधी और एक सिंगरौली। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अलीराजपुर, गुजरात और राजस्थान के साथ झाबुआ, राजस्थान और यूपी के साथ एक मुरैना और एक शिवपुरी। ठीक है, दोनों जिलों की सीमा स्पर्श करती है, याद रखिएगा, मुरैना और शिवपुरी। और बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, तो ये सीधी और सिंगरौली हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? बाणसागर, इंदिरा सागर, गांधी सागर या रानी अवंतीबाई सागर? तो इसका आप आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।